अध्याय 3.0 नवीन स्वायत्त राज्यों का उत्कर्ष। जय हिंद दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास क्राउन समान ज्ञान से अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले 2 लेक्चर हुआ था, जिसमें पहले वाले में हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक का पतन और दूसरे में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इनके आगमन का उद्देश्य क्या था, कहाँ पे कैसे कैसे भारत में एक व्यापार कंपनी से लेकर के राजनीतिक अधिकारी बन जाते हैं, भारत का सत्ता इनके हाथों में चले जाता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा चर्चा हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें पेशवा और जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनके उदय के कारणों का और उदय का जो समय था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप ये जानते होंगे इतिहास में हमेशा ये कि जब भी अगर केंद्र में कोई सत्ता है, केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो छोटी छोटी राज्यों का धीरे धीरे उदय होने लगता है। आइए चर्चा करते हैं। पहला है पेशवा यानी मराठाओं का उदय, जो कि बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेकर के 1320 तक इसका पेशवा कार्यकाल रहता है। ये चित्पावन वंशी ब्राह्मण थे, ठीक, जो कि 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बनते हैं। ठीक है, ये साहू का पेशवा बनता है 1713 ईस्वी में। इन्होंने मुगल शासक फर्रुख सियर को हटाने में सैयद बंधुओं की हत्या की थी। इस बात को याद रखिएगा। ये जो आपका बालाजी विश्वनाथ था, इसके बारे में एक पॉइंट याद है। ठीक है, इसको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इस सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से जो कि फर्रुख सियर को हटा देता है, फर्रुख सियर को गद्दी पर हटाने में मदद करता है। कौन? बालाजी विश्वनाथ। अगला जो पेशवा बनता है मराठों का, वो बालाजी बाजीराव था। वो 1720 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक रहता है। बालाजी बाजीराव जो था बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। ठीक है, बालाजी बाजीराव बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। मराठा परिसंघ की स्थापना करता है। इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मराठा परिसंघ का स्थापना कौन करता है? तो वो आपका बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी, जिसका कार्यकाल था, मराठा परिसंघ की स्थापना करता है। इसमें देखिए मराठा परिसंघ में कौन कौन शामिल होते हैं। इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, और बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। इस बात को एक बार और सुनिए ध्यान से, क्योंकि पूछा जाता है। जो बाजीराव प्रथम था 1720 से 1740 ईस्वी मराठों का पेशवा बनता है, वो मराठा परिसंघ की स्थापना करता है। उस परिसंघ में कौन कहाँ पे था? ठीक, मतलब अपने राज्य को ये एक तरह से विकेंद्रीकृत करता है, विकेंद्रित करता है। उसमें इंदौर के होलकर शासन करते हैं, इंदौर में। ग्वालियर में सिंधियों को कंट्रोल देता है, और बड़ौदा में गायकवाड़ों को देता है, और आपका नागपुर में भोसलों को शासन करने के लिए नियुक्त करता है। मतलब इसके सामंत थे। किसके सामंत? ये बाजीराव प्रथम के सामंत के रूप में शासन करते हैं वहाँ पे। इसने पूना को अपना केंद्र बना दिया। इसने क्या किया? पुणे को अपना केंद्र बनाता है। पूना को बाजीराव प्रथम अपना केंद्र बनाता है, और 1828 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच एक पालखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें देखिएगा पालखेड़ा का युद्ध आपको याद रखिएगा। पालखेड़ा का युद्ध क्या करना है, आपको याद रखना है। बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के मध्य एक पालखेड़ा का युद्ध होता है। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, निजाम उल मुल्क इसमें हार जाता है बाजीराव प्रथम से। जो 1728 में, 1720 से 1740 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1728 ईस्वी में निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के मध्य जो युद्ध होता है, उसमें निजाम उल मुल्क की पराजय होता है। ठीक है, निजाम उल मुल्क की पराजय होता है। बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव का जो कार्यकाल था, बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक था। ठीक है, 1740 से 1761 ईस्वी बालाजी बाजीराव का कार्यकाल रहता है। ठीक है, ये राजा राम द्वितीय का पेशवा था। कौन था? जो बालाजी बाजीराव था, ये किसका पेशवा बनता है? राजा राम द्वितीय का पेशवा बनता है। इसने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ये ऐसा पेशवा था जिसने सारी की सारी शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। ठीक है, इसके बाद में एक फैक्ट इम्पोर्टेंट यही है कि कौन ऐसा पेशवा था जिसमें सारी शक्तियाँ जो छत्रपति थे उनके हाथों से निकल करके जो थे बालाजी बाजीराव थे, यानी उनके जो पेशवा थे, पेशवाओं के हाथ में छत्रपति से सारी शक्तियाँ निकल करके पेशवाओं के हाथ में बालाजी बाजीराव के साथ चली जाती है। पेशवा पद एक वंशानुगत पद हो गया, जैसे राष्ट्रपति की तरफ होता है, उसके पास कुछ पावर नहीं रहता, ऐसे इनके पास हो गया उस समय। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का पद भारत में वंशानुगत नहीं है। ठीक है, इसी काल में पानीपत का तीसरा लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा जाता है। इस युद्ध में मिली पराजय से बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका, और 1761 में इसकी मृत्यु हो जाता है। 1761 में किसका मृत्यु होता है? बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 40 से लेकर के 1740 से 1761 ईस्वी तक रहता है। अब देखिए बाजीराव द्वितीय आता है। ठीक है,
अंतिम पेशवा था। इसके बाद में याद रखिएगा बाजीराव जो था ये अंतिम पेशवा था जिसे कि अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर में हराया था। कहाँ पे हराया था? अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर में इसको हराया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया था। अंततः 1818 ईस्वी में पूना में अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है, अंततः 1818 में पूना अंग्रेजों को मिल गया और इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ से एक फैक्ट आपको याद रखना है, यदि आपसे कोई पूछे कि मराठा परिसंघ कब स्थापित खत्म होता है तो ये आपका 1818 ईस्वी में। ठीक है, मराठा परिसंघ बनता कब है? ठीक है, तो मराठा परिसंघ आपका बाजीराव प्रथम, ठीक है, मराठा परिसंघ जो है कि ठीक है, इस बात को याद रखते चलिए, बाजीराव प्रथम, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम के समय बनता है। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल जो है कि 1720 ईस्वी से लेकर के 40 ईस्वी तक था। ठीक है, और इसी के समय मराठा परिसंघ बनता है। मराठा परिसंघ में जो है कि इंदौर के होलकर थे। ठीक है, इंदौर के होलकर और सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के सिंधिया थे, नागपुर के भोसले थे और बड़ौदा के बड़ौदा के गायकवाड़। और इनका समाप्ति कब होता है? 1818 में अंग्रेजों जब पूना पर एक कब्जा कर लेते हैं। चूँकि पेशवा का पूरा कार्यकाल दफ्तर वगैरह यहीं पर होता था, पुणे में ही। ठीक है, पुणे में ही होता था। अब देखिए आंग्ल मराठा युद्ध कुछ हुआ था जिसमें मराठों को पूरी पतन करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ युद्ध लड़ा था। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 से 82 ईस्वी में होता है और सूरत की संधि के द्वारा ये प्रारंभ होता है और सालबाई की संधि से समाप्त होता है। वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल रहता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच प्रारंभ होता है। ठीक है, 1775 से 1782 के बीच शुरू होता है। सूरत की संधि से यह सूरत की संधि का उल्लंघन 1775 में लोग करते हैं। ठीक, और सालबाई की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो जाता है। वारेन हेस्टिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल रहता है। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1803 ईस्वी से प्रारंभ होता है। बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुआ रहता है। उस संधि का उल्लंघन होने की वजह से 1803 और 2 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। राजघाट की संधि पर जाकर समाप्त होता है और जॉर्ज बालो उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल जॉर्ज बालो था। तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1818 में पुणे पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और मराठों का पतन हो जाता है। उसमें लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इस बात को याद रखिएगा। जो मराठा परिसंघ बनता है, ठीक है, मराठा परिसंघ का पतन कब होता है? 1818 ईस्वी में मराठा परिसंघ का पतन होता है और 1820 से लेकर के 1840 में बाजीराव प्रथम के समय मराठा परिसंघ बनता है। ठीक है, आइए अब अवध के उदय के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि जो अंग्रेजों को, ठीक है, कह रहा है कि अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्य के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। ठीक है, जो अवध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसको बफर राज्य का नाम दर्जा दिया जाता है? मराठा और अंग्रेजी राज्य, चूँकि अब इनके बीच एक बफर का काम ये अवध करता है। ठीक, सआदत खां, ठीक है, सआदत खां बुरहान मुल्क, ठीक, सआदत खां बुरहान मुल्क अवध को स्वतंत्र जो कि 1722 ईस्वी में करता है। ठीक, अब देखिए जो सआदत खां था बुरहान मुल्क, ये बुरहान मुल्क की उपाधि इसको मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा दिया जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। पिछले वाले वीडियो में हम इस चीज़ की चर्चा किए थे। बुरहान मुल्क की उपाधि शहादत खां को कौन देता है? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम कौन था? ये मुअज्जम था। ठीक है, मुअज्जम मतलब औरंगजेब का लड़का। सआदत खां के बाद जो सफदर जंग था, ठीक है, शहादत खां के बाद जो सफदर जंग, मतलब सआदत खां या बुरहान मुल्क के बाद सफदर जंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बनता है। इसका मूल नाम जो सफदर जंग था अबुल मंसूर था, अवध का नवाब बनता है और फिर उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक शुजाउद्दौला बनता है। शुजाउद्दौला वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 में एक बनारस की संधि करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1773 ईस्वी में, ठीक है, 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला, ठीक, जो वारेन हेस्टिंग उस समय था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहता है भारत का, उसके साथ बनारस की संधि कब होती है? 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 उस समय
अवध का नवाब कौन रहता है? तो अवध का नवाब आपका शुजा-उद-दौला रहता है और उसका कार्यकाल 1754 ईस्वी से 1775 के बीच इसका कार्यकाल रहता है। अब देखिए 1775 ईस्वी में अवध का एक अगला नवाब आता है आशुफ-उद-दौला। अब देखिए बनारस की संधि के द्वारा के बाद 1775 ईस्वी में अवध का जो नवाब बनता है आपका आशुफ-उद-दौला बनता है। फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बना लेता है। इस बात को याद रखिएगा, फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को ही अपनी राजधानी बनाता है कौन? आशुफ-उद-दौला। इसने इमामबाड़ा बनवाया, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में, और एक रुम्मी दरवाज़ा है, ठीक है, रुम्मी दरवाज़ा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है, छोटा इमामबाड़ा, हाँ, और रुम्मी दरवाज़ा, ठीक है, ये सब के सब स्थापत्य कला कहाँ पे रही है? लखनऊ में है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये स्थापत्य कला लखनऊ में, ठीक है। और इनका निर्माण जो है कि आशुफ-उद-दौला के द्वारा करवाया जाता है। आशुफ-उद-दौला का एक और मेन काम क्या था कि ये फैज़ाबाद की जगह, ठीक है, इसके पहले अवध की राजधानी फैज़ाबाद होती थी। जब 1722 ईस्वी में सआदत खां या बुरहान मुल्क के द्वारा 1722 ईस्वी में सआदत खां या बुरहान मुल्क के द्वारा जब अवध की स्थापना की जाती है, तो उस समय अवध की राजधानी फैज़ाबाद को बनाया जाता है। लेकिन जैसे 1775 ईस्वी में अवध का बागडोर आशुफ-उद-दौला के हाथ में आ जाता है, तो वो अपनी राजधानी लखनऊ को स्थानांतरित कर देता है और लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रुम्मी दरवाज़ा का निर्माण करता है। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे, ठीक है। वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे। इन्हीं के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके, ठीक है, अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब अवध का अंतिम रूप से जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किए थे अंग्रेज़ 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह के साथ कुशासक का आरोप लगा कर। अब मैसूर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए 1872 ईस्वी में 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है। 1722 ईस्वी में सआदत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा अवध की स्थापना की जाती है। उसका राजधानी उस समय फैज़ाबाद को बनाया जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा 1722 ईस्वी में आपका केंद्र में किसकी सरकार रहती है? मतलब मुगलों में बादशाह कौन रहता है? ठीक है, बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम को एक और दिन बहादुर शाह प्रथम को साहब ए बेखबर कहा जाता है। जो बहादुर शाह प्रथम था इसको साहब ए बेखबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिक से अधिक अपना समय पशु पक्षियों की लड़ाई में लगाया रहता था, देखने में उसमें आनंद लेता रहता था, राज्य से बहुत ज़्यादा इसका सरोकार नहीं रहता था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कहना कहता है कि जब 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले में फौजदार बनता है। डिंडीगुल किले का जब 1722 ईस्वी में हैदर अली का मैसूर में जन्म होता है, ठीक है, तो 1722 और उसके बाद से ये देखिए अनपढ़ था, हैदर अली पूरी तरह से अनपढ़ था। 1775 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का ये फौजदार बनता है, डिंडीगुल के किले का फौजदार बनता है और 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बन जाता है, ठीक है। पहले क्या होगा कि डिंडीगुल के किले का फौजदार बनता है, उसके बाद कुछ समय तक जो वहाँ का राजा था उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए, पर उनको हरा करके उनकी हत्या करके ये मैसूर का शासक बन जाता है। कब? 1761 में। मतलब अवध मैसूर जो है कि पूरी तरह से इसके कब्जे में 1761 ईस्वी में आ जाता है। हैदर अली ने 15 आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को हरा दिया। हैदर अली जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें अंग्रेज़ों को हरा देता है, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट ने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। अब हुआ क्या कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली का पलड़ा भारी होता है और अंग्रेज हार जाते हैं। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, पोर्टनोवा का युद्ध जिसको हम कहते हैं, 1782 में हैदर अली पराजित हो जाए, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 ईस्वी में, तब उसके बाद जो मैसूर का बागडोर था अब टीपू सुल्तान के हाथ में आ जाता है। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसके पिताजी जो कि अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये कहना चाहता है कि अरबी, फारसी, कन्नड़ भाषाओं का ये ज्ञाता था। टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ इतनी भाषाएं जानता था। उसने नई मुद्रा का माप तौल, ठीक है, इकाई और नवीन संबोध का प्रचलन किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान जो नई मुद्रा
एक नया मुद्रा प्रणाली चलाता है, एक माप-तौल की प्रणाली को, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो नया-नया इनोवेटिव कार्य करता रहता था। एक नवीन संवत चलाता है, ठीक है, एक नवीन संवत भी प्रारंभ करता है टीपू सुल्तान। टीपू ने श्रृंगेरी के जो जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। जो श्रृंगेरी पीठ है उसके जगत गुरु शंकराचार्य थे, ठीक, के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया और श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण करवाने के लिए धन भी दिया है। मतलब टीपू सुल्तान एक की कार्यों से आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से सहिष्णु है, ठीक है। सहिष्णु मतलब सहिष्णु उस व्यक्ति को या उस शासक को कहा जाता है जो अपने धर्म को वरीयता देते हुए आपके भी धर्म को, मतलब अपने धर्म और आप धर्म, मतलब जो भी धर्म होंगे सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से देखे, उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं हो। अगर हिंदू हो तो मुस्लिम को नहीं सताएगा, मुस्लिम हो तो हिंदू को नहीं सताएगा, दोनों धर्म को समान भाव से देखेगा। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है। फ्रांसीसी क्रांति उस समय हो रहा था 1789 ईस्वी में, ठीक है। 1782 है ना, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो उस क्रांति से प्रभावित होकर के जैकोबियन क्लब, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैकोबियन क्लब का स्थापना करता है, ठीक, और उसका सदस्य बनता है। जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बनता है और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा, अपने आप को स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम और फ्रांस, ठीक है, और मैसूर के बीच मैत्री का प्रतीक एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ठीक है। फ्रांस और मैसूर के मध्य अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष को लगवाता है। 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान, देखिए आपसे पूछ सकता है कि 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कमान संभाल लिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जब इसके पिताजी मर जाते हैं, ठीक है, युद्ध में, तो ये संभालता है उसका कमान युद्ध का। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मीडोज टीपू को पराजित कर देता है। तीसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध है, कैप्टन मीडोज पराजित कर देता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा, ठीक है। टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी तब तक उसके 2 पुत्र, ठीक है, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, ठीक है, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, ठीक है। रकम के कितने मांग किए गए थे? ये 3 करोड़ रुपए, ठीक है। मतलब युद्ध के हार जाने के रूप में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी पूरी तरह से ये लगभग इसका अपना आधा राज्य चला जाता है। उसके बाद से 3 करोड़ रुपए हर्जाना के तौर पे दिया जाता है और अंग्रेज इसके साथ एक शर्त लाते हैं, जब तक ये 3 करोड़ रुपए हर्जाना वाला दे नहीं देगा तब कि इनके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के कब्जे में रखा जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कि टीपू मारा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें क्या हुआ, कब टीपू मारा गया, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वड़यार वंश का एक बालक चिक्का कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिए। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड में मार्क समाज ने वेलेजली को मार्क्विस्ट की उपाधि दी, ठीक है। आयरलैंड का जो लार्ड समाज था, लार्ड समाज, ठीक है, जैसे अपने यहाँ नहीं कहते पंडित जी हैं, ठाकुर साहब, ऐसे वहाँ पे एक लार्ड समाज था, उसने वेलेजली को मार्क्विस्ट की उपाधि देते हैं ये लोग, ठीक है। मैसूर जीतने के चक्कर में, अब देखिए, अब ये सारा का सारा समराइज हो जाएगा, यहाँ पे समराइज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, संधि कब होता है और किसका परिणाम रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन में देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के मध्य होता है। इसका नेतृत्व हैदर अली के द्वारा किया जाता है और उधर से अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड वेलेस्ली रहता है, ठीक। जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था। और मद्रास की संधि होती है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि रहती है। अंग्रेज पराजित हो जाते हैं, इसमें अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य होता है। हैदर अली की मतलब युद्ध में बीच में ही 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल रहता है और अब मंगलौर की संधि के द्वारा यह खत्म होता है। हैदर अली इसमें मारा जाता है। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ कि अंग्रेजों ने, ठीक, कई सारे भारतीय नरेशों को, भारतीय राजों को, जैसे मराठों वगैरह को, निजामों को मिला करके ला करके अपने में, और इससे टीपू सुल्तान, इससे मैसूर से लड़ाते हैं। अब इनका पल्ला भारी हो जाता है, इनका पलड़ा भारी हो जाता है और टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। टीपू सुल्तान को मतलब मैसूर को हरा देते हैं। मैसूर ने मराठों के साथ और निजामों के साथ एक संधि कर रखा था कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अंग्रेज इतने चतुर थे कि मराठों को भड़काते हैं, ठीक है, मराठों को भड़काते हैं और लालच देते हैं कि इनका कुछ राजपाट हम तुमको भी दे देंगे। द्वितीय आंग्ल युद्ध और तृतीय आंग्ल युद्ध, ठीक है, इसी तरह से कुछ इनके षड्यंत्रों का परिणाम रहता है। देखिए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था,
टीपू, ठीक है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू ने कमान संभाल लिया था युद्ध रणभूमि में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से लेकर 90 से लेकर के 92 के बीच होता है। इसमें टीपू सुल्तान नेतृत्व करता है मैसूर का। कार्नवालिस का कार्यकाल होता है गवर्नर जनरल के तौर में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, टीपू सुल्तान उसमें मारा जाता है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। लॉर्ड बेलेजली, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है। इसमें कोई संधि करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरी तरह से ये टीपू सुल्तान जब मारा जाता है तो इनको संधि की जरूरत ही नहीं पड़ती है, टीपू मारा जाता है, ठीक है। अब पंजाब का उदय देख लीजिए, पंजाब का उदय कैसे होता है करके गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों के नेतृत्व को संभाला। सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह जैसे मर जाते हैं, उनके बाद जो सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभालता है। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने कि प्रथम सिख राज्य की स्थापना का प्रयास किया, यानी स्थापना किया। बंदा बहादुर अगर आपसे पूछेगा कि सिख राज्य की स्थापना का काम कौन करता है तो आप बताइएगा बंदा बहादुर करते हैं। 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया जाता है। ये जो फर्रुख सियर है जो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना होती है। देखिए, सबसे पहले जो सिख राज्य था उसको एकीकृत करने का कार्य बंदा बहादुर के द्वारा किया जाता है। बंदा बहादुर के बाद जो फिर एक सिख नेतृत्व को मतलब एक इंटीग्रेट करने का काम कर्पूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में एक खालसा दल की स्थापना किया जाता है। कर्पूर सिंह की मृत्यु के बाद एक जस्सा सिंह अहलुवालिया नाम का व्यक्ति था जिसने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभक्त कर दिया। मिसल का मतलब एक ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप विभाजित कर दिया, जिसमें कि भंगी मिसल, एक जो 12 मिसलों में जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा की स्थापना कब करते हैं 1748 ईस्वी में। 1748 में दल खालसा की स्थापना करते हैं और इस दल खालसा को फिर जस्सा सिंह अहलुवालिया आगे चल करके 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। ये रणजीत सिंह की भूमिका इसमें मैं बना रहा हूँ, ठीक है। विभाजित करते हैं। इसमें जो सबसे मजबूत मिसल था वो भंगी मिसल होता है। भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। इसमें एक शुकर चकिया, ठीक है, इसमें एक शुकर चकिया था जो आधुनिक पंजाब का निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। यदि आपसे मैं एक लाइन से पूछूं, कोई पूछ रहा है आपसे कि आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को दिया जाता है, तो शुकर चकिया मिसल को। 12 मिसलों में सबसे मजबूत कौन सा था, तो भंगी मिसल सबसे मजबूत था, ठीक है। इन 12 मिसलों में आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को आप देंगे, तो शुकर चकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि जो रणजीत सिंह थे उनका जन्म 1792 से लेकर के, ठीक है, 1792 में उनका जन्म होता है और 1839 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। रणजीत सिंह का जन्म 1792 में होता है और 1839 में इनका जीवन लीला समाप्त होता है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ, ठीक है। कहीं 1780 देता है लेकिन 1780 एक्चुअल में 1780 है, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, 1780 को हुआ था। इनके पिता महासिंह थे। रणजीत सिंह के पिता कौन थे, महासिंह थे। रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के थे, ठीक है। यही शुकर चकिया मिसल के थे, इसीलिए देखिए पीछे मैं आपसे बोला ना कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है तो आप रणजीत सिंह बताएंगे, ठीक है। एक सिख राज्य के रूप में पंजाब को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको देंगे तो आप बंदा बहादुर को देंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह मरते हैं ना, तो गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पे, ठीक है, बंदा बहादुर काम करना चालू कर देते हैं। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर के द्वारा करा दिया जाता है, ठीक है, फर्रुख सियर के द्वारा। ये वही बंदा बहादुर है, ठीक है, जहाँ पे मतलब अकेले बंदा ने, अकेले व्यक्ति ने हज़ारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट में उतार दिया था, वध कर दिया था। हज़ारों सैनिकों को अकेले ये मार देता था। अब रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से, अब देखिए अब रणजीत सिंह का प्रभाव यहाँ पे बढ़ रहा है। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर, ठीक है, और अमृतसर को छीन लिया। अब भंगी मिसल से क्या करते हैं कि लाहौर को और अमृतसर को छीन लेते हैं, ठीक, लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात सुन लीजिएगा, जो रणजीत सिंह था उनका यदि मैं आपसे पूछूं कि राजनीतिक राजधानी कौन सा है तो पॉलिटिकल राजधानी आपका लाहौर हो जाएगा और रणजीत सिंह की आध्यात्मिक राजधानी आपका अमृतसर हो जाएगा।
अफ़गान के शासक शाह शुजा ने, ठीक है, अफ़गान का जो शासक था शाह शुजा ने रणजीत सिंह को, ठीक है, कोहिनूर हुरा दिया था। कोहिनूर हुरा क्या दिया था, थोड़ा-सा ये उसकी सहायता की थी, इसलिए शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। फ़ौज-ए-आइन रणजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। रणजीत सिंह की अस्थायी सेना का नाम फ़ौज-ए-आइन था। उन्होंने तोप निर्माण का एक कारखाना स्थापित किया था। एक बात यहाँ पे सुन लीजिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। जो रणजीत सिंह की सेना थी, उसमें देखिए स्पेन के अधिकारी, मतलब उनके नेतृत्व करने के लिए स्पेन से, पुर्तगाल से, फ्रांस से, आर्मेनिया से, ठीक है, और कुछ एक रसिया का भी कोई व्यक्ति था। इस तरह से मतलब विभिन्न देशों के जो उसमें सैनिक लड़ाकू व्यक्ति थे, जो नेतृत्व प्रदान कर सकते थे सेना को, वो सभी देशों से, अधिकतर देशों से इन्होंने बड़े-बड़े अधिकारियों को इकट्ठा किया और अपनी सेना में नेतृत्व प्रदान करने के लिए सेवा लिया उन लोगों से, ठीक है। उसमें विशेष करके आपका आर्मेनिया वगैरह से थे, स्पेन से, पुर्तगाल से, फ्रांस से भी कई लोग थे, जर्मनी से 1-2 लोग थे उसमें। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार ए खालसा कहा जाता था। रणजीत सिंह देखिए अपनी सरकार को, मतलब रणजीत सिंह अपने शासनकाल को सरकार ए खालसा कहते थे और उनकी सेना जो थी फ़ौज-ए-आइन, इस बात को ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह की सेना फ़ौज-ए-आइन सरकार को सरकार ए खालसा कहलाता था। उन्होंने नानकशाही नाम का सिक्का चलवाया था, ठीक है, नानकशाही नाम का सिक्का चलवाया था। अभी पीछे हम चर्चा किए थे आप लोगों से, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान भी क्या करता है, टीपू सुल्तान एक नया संवत चलाता है, ठीक है, नई संवत चलाता है, एक नई मुद्रा प्रणाली चालू करता है, एक माप-तौल का नया प्रणाली भी प्रारंभ करता है टीपू सुल्तान। 1739 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी हुए सब के सब अयोग्य थे, कोई भी शासन करने के योग्य नहीं था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, जो रानी जिद्दा थी और उनका बॉयफ्रेंड था लाल सिंह, ठीक है, इनकी तिकड़मबाजी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग भी राज्य को पूरी तरह से बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, रानी जिद्दा का और उनके बॉयफ्रेंड लाल सिंह का। देखिए जो 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह आते हैं, शेर सिंह आते हैं, फिर दलीप सिंह आते हैं, अंतिम दलीप सिंह होते हैं, ठीक है। दलीप सिंह तो अल्पवयस में ही इनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, रानी जिद्दा से अलग करके। देखिए थोड़ा सा ये ब्रीफ है इसमें। आंग्ल सिख युद्ध, मतलब अंग्रेजों के साथ इनका जो टकराव हुआ था उसका यहाँ पे ब्रीफ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कि 1845 से 46 ईस्वी, जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहते हैं 1839 तक, ये जानते हैं कि देखिए रणजीत सिंह की सेना भी बहुत मजबूत थी। अंग्रेज रणजीत सिंह की सेना से, रणजीत सिंह से मतलब जो इनका सिख राज्य था, सिख से अंग्रेज टकराने में, सिख राज्य से रणजीत सिंह से अंग्रेज टकराने में डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत पावरफुल इनकी सेना है और पूरी तरह से इनको इनकी शक्ति को नष्ट छिन्न भिन्न करके रख देंगे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी इस बात को समझते थे कि इनकी अंग्रेजों की भी सेना बहुत मजबूत है और उनकी भी। देखिए जब दो महाशक्ति आपस में टकराएंगी तो दोनों की शक्ति छिन्न तो होगी ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पूरी तरह से अच्छा रहेगा दूसरे का अच्छा है, वह नहीं, क्षय दोनों तरफ से होता है। इसलिए दोनों सेनाएं, दोनों राज्य, सिख राज्य और इनका जो अंग्रेज थे उस समय, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से टकराने से कतराते थे, क्योंकि जानते थे कि दोनों ताकतवर हैं और दोनों का शक्ति छिन्न हो जाएगा। दोनों का साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, उधर रणजीत सिंह भी साम्राज्य विस्तार की तरफ लगे थे, ये भी लगे थे, तो इनका जो ध्यान इधर से हट करके साम्राज्य विस्तार न करके अपनी सैन्य शक्ति को इकट्ठा करने में लग रहा था दोनों का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1845 से 46 के बीच दलीप सिंह, ठीक है, दलीप सिंह उस समय, और वजीर लाल सिंह था, यही लाल सिंह जिद्दा का बॉयफ्रेंड था। सेनापति तेजा सिंह था। देखिए वजीर जो प्रथम था उसमें शासक कौन थे, दलीप सिंह थे, ठीक है, वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह था। लॉर्ड हार्डिंग उसमें भारत का गवर्नर जनरल रहता है। 1545 से 46 के बीच लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल रहता है और लाहौर की संधि होती है इसमें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लाहौर की संधि होती है। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, ठीक, अंग्रेजों ने दलीप सिंह को, जो विशेष क्या था इसमें क्या कि अंग्रेजों ने दलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1848 से 49 के मध्य होता है, दलीप सिंह उस समय रहते हैं। अंग्रेजों का इसका सिख राज्य का नेतृत्व दलीप सिंह के द्वारा किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहता है अंग्रेजों की तरफ से, और अमृतसर की संधि होती है। क्या होता है, अमृतसर की संधि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में होता है। दलीप सिंह से कोहिनूर होरा ले लिया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दलीप सिंह से, देखिए दलीप सिंह अल्पवयस्क थे, ठीक है, दलीप सिंह अल्पवयस्क हैं अभी भी, ठीक है, ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। 1748-49 में, देखिए इसमें विशेष करके 3 युद्ध होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1748-49 युद्ध में 3 युद्ध होता है, 48 से लेकर के 49 तक, ठीक। एक रामनगर का युद्ध, ठीक है, एक रामनगर का जो युद्ध होता है, सॉरी
1848-49 है, 1700 बोल रहा था मैं। 1848 में रामनगर का युद्ध होता है। चिलियावाला का युद्ध इसी क्रम में 1849 में होता है और एक गुजरात का युद्ध 1849 में होता है। ठीक है, रामनगर, चिलियावाला और गुजरात का युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में होता है, मतलब इसका भाग था। इसमें अमृतसर की संधि होती है 1848-49 में और कोहिनूर हुरा दिलीप सिंह से लेकर के महारानी विक्टोरिया को ताज में लगा दिया जाता है। बंगाल देखिए, बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में, अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में। ठीक है, सआदत खां बुरहान मुल्क के द्वारा उस समय अवध का जो राज्य क्या था, देखिए सारी चीज़ें आपको याद हो जाए ना, इसलिए मैं अब चर्चा कर रहा हूँ। 1722 में सआदत खां बुरहान मुल्क के द्वारा किया जाता है और उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद होता है। अवध की राजधानी फैजाबाद होता है। जब 1775 में शुजा-उद-दौला आता है तो शुजा-उद-दौला फैजाबाद से अपनी राजधानी स्थापना 1775 ईस्वी में लखनऊ करता है और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा का निर्माण लखनऊ में शुजा-उद-दौला के द्वारा और आशुफ-उद-दौला, कुछ आशुफ-उद-दौला का दरवाज़ा कराया जाता है। शुजा-उद-दौला के बाद उसका उत्तराधिकारी जो बनता है आशुफ-उद-दौला बनता है। कुछ ये करवाता है, कुछ वो करवाता है। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया। ठीक है, मुगलों के द्वारा अंतिम रूप से बंगाल का नियुक्त किया गया सूबेदार यही मुर्शीद कुली खां था, जिसकी नियुक्ति औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे औरंगजेब मरा, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ होता है, मुगलों का पतन चालू हो जाता है। मुगल इतने मजबूत नहीं थे कि सारे राज्यों को संगठित करके रख सके और उस समय छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे पहला चैप्टर ही उत्तरवर्ती मुगल शासन का पतन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से जैसे इनका पतन होना प्रारंभ होता है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और छोटे छोटे राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें एक बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, जिसका उदय 1717 ईस्वी में होता है मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। ठीक है, ये अंतिम रूप से किसके द्वारा नियुक्त किया गया था मुर्शीद कुली खां, तो औरंगजेब के द्वारा। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां, 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। उसकी मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है। देखिए, अली वर्दी खां जब बंगाल का नवाब बनता है, इसमें बहुत कुछ शॉर्ट कर दिया है, इसमें थोड़े से पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है तो अब ये क्या किया कि जब तक मुर्शीद कुली खां था, इनको थोड़े बहुत तो देते थे। अली वर्दी खां के पहले जो भी बंगाल के नवाब होते थे, मुगलों को थोड़े बहुत राजस्व देते थे। ठीक है, टैक्स के तौर पे देते थे। लेकिन जब मुर्शीद कुली खां अली वर्दी खां बनता है तो ये पूरी तरह से मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है और बंगाल पूरी तरह से समृद्ध हो जाता है। अली वर्दी खां के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अली वर्दी खां के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, अली वर्दी खां के समय। अब इसके बाद से सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल था 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की, ठीक है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 ईस्वी, 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की घटना, ठीक है, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उन्हें खोला गया, तो मात्र 23 उसमें जीवित थे, बाकी सब के सब चटक गए थे। ठीक, ये काल्पनिक घटना है। ये खालवेल नाम का व्यक्ति है, बस वही इस बात के जिक्र करता है और कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी ऑथेंटिक राइटर होंगे उनकी आप किताबों में इस चीज़ का चर्चा नहीं है। बात एक ही व्यक्ति है उसमें जिसकी चर्चा करता है। अब पता नहीं कितना सत्य है और कितना सही है, इस घटने पर पूरी तरह से आप ऑथेंटिसिटी नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक, अंग्रेजों ने पूरा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अली नगर की एक संधि होती है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है। अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच होता है। फ्लासी के युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 23 जून 1757 को फ्लासी का युद्ध होता है। फ्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, देखिए, एक भागीरथी गंगा की भी सहायक है। अलकनंदा और भागीरथी की धारा मिलने के बाद आपको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। एक भागीरथी यहाँ पे भी, जो ये भी गंगा की ही सहायक है पश्चिम बंगाल में। करके इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ राय कर रहे थे। जो अंग्रेज थे उनकी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेज उनकी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला उसकी सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़
खान और राय दुर्लभ, ठीक है, राजा राय दुर्लभ। सारे कमीने इसी के साथ थे, इसीलिए तो हरा ये। आइए, अंततः मीर जाफर का पुत्र मीरन के इशारे पर, देखिए, मीर जाफर का पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मतलब जिधर लड़ रहे थे अपने ही नेतृत्वकर्ता की ये लोग हत्या कर देते हैं। फ्लासी के युद्ध के समय, ये सब अंग्रेजों का षड्यंत्र था। फ्लासी के युद्ध के समय अली, देखिए, अलीनगर द्वितीय की संधि मुगल बादशाह था, ठीक है। देखिए, जो फ्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। जब फ्लासी का युद्ध होता है उस समय आलमगीर द्वितीय जो है कि मुगल बादशाह था। अब मीर जाफर को ये सब बनाते हैं, अगला नवाब मीर जाफर होता है। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला नवाब था। इस बात को याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब, ठीक है, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब मुर्शीद कुली खां, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम नवाब तो आपका मीर जाफर, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम नवाब मीर जाफर, ठीक है। यदि आपसे मैं पूछूं कि बंगाल का अंतिम नवाब, तो आपका बंगाल का जो अंतिम नवाब बनता रहता है वो मुबारक उद दौला, ठीक है, मुबारक उद दौला, ठीक है, मुबारक उद दौला अंतिम नवाब बंगाल का था। चूँकि यह एक अयोग्य शासक था अंग्रेजों ने, ठीक है, यह अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटा करके उसके दमाग मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से 65 ईस्वी शासन रहता है मीर कासिम का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम, देखिए, अभी अंग्रेजों के चंगुल से बचना चाहता था, इसलिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के जाता है। कौन? मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों को बंद करवा दिया। हुआ क्या था कि अंग्रेज एक तरह से दस्तक, ठीक है, एक दस्तावेज तैयार करके व्यापारियों को देते थे और उससे पैसा लेते थे, जिससे कि वहाँ के जो व्यापारी लोग थे स्थानीय, वो व्यापार फ्री रूप से कर सके। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो बंगाल के नवाब थे उनको, ठीक है, मतलब बंगाल को जो वहाँ का राजस्व था उसको हानि होने लगा, उसको कम राजस्व की प्राप्ति होने लगी। अंग्रेजों को अधिक से अधिक, चूँकि उसकी जो पैसा जो खजाने में जाना चाहिए था वो अंग्रेजों के पास जाने लगा और मीर कासिम इससे गुस्सा गया, सबके लिए फ्री कर दिया, पूरी तरह से शुल्क कर दिया और अंग्रेज फिर गुस्सा गए। अब अंग्रेज देखिए क्या करेंगे, अंग्रेजों ने इसे विशेषाधिकार की अवहेलना माना, ठीक है, विशेषाधिकार का अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम बंगाल को छोड़ करके अवध का नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लेता है। मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच होता है। इधर से कौन? हेक्टर मुनरो, ठीक है। दूसरे में कौन? मीर कासिम जो भगौड़ा नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का, और ये शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। युद्ध में विजय हुआ, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह सिद्ध हो गया कि भारत में अब मुगल और मराठा शासन नहीं करेंगे, अब शासनकाल अंग्रेजों का हो जाएगा, ठीक है। फ्लासी का युद्ध 1757 में यह तो निर्णय हो गया कि मुगलों के द्वारा, ठीक है, या तो कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भारत में शासन किया नहीं जाएगा, लेकिन ये तय नहीं हो गया कि मराठे शासन करेंगे कि अंग्रेज करेंगे। लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को इस बात की मुहर लग गई कि अब भारत में शासन करने वाला जो बागडोर मिलेगा वो ना ही मुगलों के पास जाएगा ना ही मराठों के पास जाएगा, अब ये अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत की वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेजों में भारत की वास्तविक सत्ता 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के युद्ध में जीत के बाद होता है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करता है। ये पहला इलाहाबाद की 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त फिर एक 16 अगस्त को। पीछे मैं आपको बताया था बनारस की संधि कब, ठीक है। बनारस की संधि जो था शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के समय 1773 ईस्वी में, ठीक है। शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच जो है कि 1773 ईस्वी में बनारस की संधि होता है। आगे बढ़िए थोड़ा सा।
अब देखिए क्या करें कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में, बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत 1765 ईस्वी में होता है। लियो कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों के संचालन के लिए बिहार में राजा सीताब राय को, ठीक है, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और उड़ीसा में राय दुर्लभ राय को नियुक्त करता है। बंगाल में सीताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ राय, ठीक है, और मोहम्मद रजा खां को बंगाल में नियुक्त करते हैं। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि करते हैं। अब देखिए जो छोटे राज्य थे उनका उदय यहाँ पे समाप्त हो गया। अगले वाले लेक्चर में हम लोग भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।